हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आज का वीडियो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के लाइट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही क्विकली कवर किया हुआ है। देखो, सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि कभी भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपने को फुल नोट्स नहीं पढ़नी होती है। कभी नहीं करना है ऐसा कि आप सोचो कि एक साल भर जो मैंने ट्यूशन या फिर कोचिंग या फिर स्कूल में जो एक फुल नोट्स बनाई हुई है कई सारे पन्नों की, उसको लेके बैठ जाएं। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर विल बी लॉट्स ऑफ चैप्टर्स, आपको बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने होंगे। तो एक शॉर्ट नोट्स मस्ट होता है। अब अगर आपके पास खुद की शॉर्ट नोट्स है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज मैंने क्या किया, मैंने बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, ट्रस्ट में 3 से 4 दिन लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए लाइट वाला जो ये चैप्टर है, ऐसे और भी जो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स होते हैं उन सभी का एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है। ये नोट्स ऐसी है कि आपको पता है कि लाइट वाले चैप्टर में आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आई एम वेरी श्योर कि कल आपका एग्जाम है तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी कि हमारे सिलेबस में आने क्या वाला है। करेक्ट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही दो चीज़ें हमें फिनोमेना पढ़ना है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं उसको ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शन में पढ़ रखे होते हैं। तो उन चीज़ों को कैसे कंपेयर करके जल्दी जल्दी फिनिश करना है, उसका फ़ायदा उठा के मैंने इस नोट्स को बनाया हुआ है। ठीक है। आज के दिन आपको क्या करना है, काम रहना है और अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। ठीक है। फुल नोट्स लेके नहीं बैठना है, एक शॉर्ट नोट से क्विकली सारे टॉपिक्स को कवर करना है। और ये नोट्स बच्चों ऐसी है कि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो लेट से, या आपके फादर आपको जा रहे हैं सेंटर पर छोड़ने, तो रास्ते में आप चाहो एक बार तो जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूले देख लें, सारे टॉपिक्स देख लें, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है नोट्स ये। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फ्लो भी बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में इस चैप्टर से। तो सबसे पहले अपने को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है और इनके लॉज के बारे में पढ़ना है। देखो, इसको मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स ऐसा इसलिए बना रखा है, इसके दो फायदे हैं। एक तो आपको फ्लो समझ में आ जाएगा, एंड दूसरा फायदा ये है कि जब आप पूरा नोट्स कवर कर लोगे, यानी कि सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे, तो दोबारा से आपको इस वाले पेज पर आना है और एक एक टॉपिक पे सा हाथ रखना है और याद करना है कि इसे हमने क्या क्या पढ़ा था, तो आपको फटाफट याद आता जाएगा। ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई रखनी होती है, इसलिए हमारे पास पहले पन्ने पे टॉपिक्स कवर्ड जरूर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन और लॉ पढ़ेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखेंगे, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक फिगर होता है वही देखना है अपने को। और फिर स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के क्या टाइप्स हैं और उनकी यूजेस क्या हैं वो देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ऑप्टिकल सेंटर, इन सभी का डेफिनेशन एक एक लाइन में देखेंगे। ठीक है। और फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे मिरर और लेंस का, उसका रूल्स क्या होता है कि रेस पैरेलल आ रही है फोकस से पास होंगी, फोकस से आ रही पैरेलल पास होंगी, सारे रूल्स देखेंगे। और डायग्राम बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है। साइन कन्वेंशन देखेंगे कि किधर की चीज़ें पॉजिटिव रहती है, किधर की चीज़ें नेगेटिव रहती हैं। और फिर लास्ट में मिरर और लेंस का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर, ये तीन चीज़ें देख लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। ठीक है। तो देखो, जो रिफ्लेक्शन, जैसे आपको पता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, है ना। लाइट आ रही है, जैसे एक बॉल है, आप दीवार पे मार रहे हो, टप्पा खा के वापस आपके पास आ जा रही है। सेम इस तरीके से लाइट आ रही है और टप्पा खा के इधर वापस हो गई, इट इज़ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पास से वो डेविएट हो जाएगी थोड़ा सा। ठीक है। तो इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ व्हाइल पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ठीक है। अब बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है। और अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है। ये आपको एक चीज़ याद रखना होगा, इसको आप लिख लो कहीं पर। उसके बाद लॉज क्या होते हैं, दो लॉ इसमें भी हैं, रिफ्लेक्शन में दो लॉ रिफ्रैक्शन में भी हैं। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तीनों। ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। सेम वही आपका रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। देखो, मैं क्विकली कवर कर रहा हूँ ये मानते हुए कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर जस्ट मेमोराइजिंग इट। ठीक है ना। सो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में रहते हैं रिफ्लेक्शन का, और इसमें रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक प्लेन में रहते हैं। डन है। दूसरा वाला इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इनके साइन का रेशियो बराबर होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है,
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर और ग्लास के लिए साइन ए और साइन आर का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा, दुनिया की किसी भी कोने में खड़े रहो आप, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करें कि ग्लास और वाटर कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा, यानी कि एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए, उसके लिए रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी कांस्टेंट को साइन ए और साइन आर का जो रेशियो होता है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ना, कुछ में डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि हमें बताता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड किस तरह से रह रही है। जैसे वाटर और ग्लास की बात करते हैं, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपैरिजन में बात करें तो हमें ये बताएगा कि वाटर में स्पीड ग्लास के कंपैरिजन में कैसी है, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि चलो भाई दो मीडियम है और उसके लिए बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मान लेते हैं एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, तो ये लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। मतलब उल्टा हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, ये n होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, है ना। यहाँ पे 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 आएगा, दैट्स इट, आपको याद रखना है, ठीक है। उल्टा चलना है, n21 क्या हो जाएगा, v12 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी से रिलेट कर रहे हैं, दो मीडियम है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैं बोलूँगा हमारे पास अकेला एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो उसको हमेशा हम वैक्यूम से कंपेयर करके बताते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ लाइट ना मीडियम से कंपेयर करते हैं, तो ये मिलता है हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों अगला आता है अपने पास एक डायग्राम, बेसिकली यहाँ पे बनाना ध्यान रखना होगा कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये, ठीक है। अब इसमें अगर लाइट पास होगी तो लाइट कैसे कैसे डेविएट होने वाली है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले एक इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अब क्योंकि लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो किधर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एयर से ग्लास में जा रही है। अब चलो इसका रीज़न इन बच्चों को पता होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये रीज़न मुझे बिल्कुल मत देना कि स्पीड चेंज हो जाता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। वो रीज़न अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो एक करेक्ट रीज़न बताओ कि क्यों लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, ओके। तो आते हैं फिर, तो यहाँ पे रेयर से डेंसर जा रही है तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेयर से डेंसर होती है रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ जाने के बजाय वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, ये थी इंसिडेंट रे। अब जब ये रे आ रही है तो वापस यहाँ फिर से एक इंटरफेस मिल गया, यानी कि फिर से ग्लास से एयर की तरफ जाना है, तो अब क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो जाना ऐसे था लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ओवरऑल लाइट अपनी कैसे जा रही है, ऐसे हो रही, फिर ऐसे हो रही, फिर ऐसे हो रही है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि अगर ग्लास ना हो तो लाइट ऐसे निकल जाती, लेकिन ग्लास के होने की वजह से लाइट ऐसे जा रही है, तो कितना शिफ्ट हो गया, टोटल इतना शिफ्ट हो गया ना, जाना इधर से था इधर से जा रही है, तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे है, जो रे बाहर निकल रही है, नाम दे दिया ऐसे ही, इसको इंसिडेंट रे बोल दिया, इसको रिफ्रैक्टेड रे, इसको इमर्जेंट रे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। या फिर लेटरल शिफ्ट क्या होता है, द शिफ्ट बिटवीन लेटरल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट्स इट, ठीक है। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अपना पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और ये अपना है दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट,
और ये है अपना दूसरा एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोल देते हैं, कभी कभी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स इट, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये डायग्राम याद कर लो, ठीक है, फिगर बनाना कैसे एग्जैक्टली। फिर आता है स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस। तो देखो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक बड़ा सा स्फीयर है, ऐसा इमेजिन करो, एक बड़ी सी कांच की बॉल है, उसमें से कट करके हमने दो मिरर निकाल लिए बस साइड से, ठीक है। अब उसको अलग अलग तरफ पॉलिश कर दिया, एक को भाई ऊपर पॉलिश कर दिया, एक को अंदर पॉलिश कर दिया। तो ऊपर पॉलिश कर दिया तो रिफ्रैक्शन इधर से होगा, ठीक है, शाइनी सरफेस ये हो गया, यानी कि कर्ड वाला, गुफा की तरह है इसका शाइनी सरफेस, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब इस पर लाइट जाएगी तो टकरा के हमेशा मिल जाती है किसी एक पॉइंट पे, ऐसे करके कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। इसे इमेजिन करो कि इस पर बॉल फेंक रहे थे, बॉल इधर भागेगी, इधर फेंक रही थी, इधर भागेगी, तो देखो सब एक ही पॉइंट की तरफ भाग रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला मिरर क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जब हम इंटीरियर पार्ट को पॉलिश कर दे रहे हैं और इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्वेक्स हो गया, एक्सटीरियर वैक्स। वहाँ पे कॉनकेव है, यानी कि गुफा, ठीक है ना। और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, समझ रहे होगे आप लोग कि यहाँ पे जब रे आएगी तो इधर भगेगी, इधर रे आएगी तो इधर भगेगी, ठीक है, डाइवर्ज हो जा रही हैं, ठीक है ना। पहले ऐसे इनके बीच में डिस्टेंस कम थी, ज़्यादा दूर दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, तो इट इज़ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है, और इसकी यूजेस क्या है, इसको टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल, हेडलाइट्स, शिपिंग में इन सब जगह यूज़ करते हैं, आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी है। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या है कि कर्व आउटर होना चाहिए, और इसका यूज़ है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, करेक्ट है। अब दूसरा आता है लेंस। अब देखो बच्चों, लेंस तो पहले हम जान लेते हैं लेंस होता क्या है, ठीक है ना। पहले जान लो कि व्हाट इज लेंस एक्चुअली। तो लेंस क्या होता है, एक ऐसा यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि बाउंडेड है दो सरफेस से, ठीक है, दो सरफेस उसको बाउंड करेंगे ऐसा, जिसमें से किसी एक सरफेस को स्फेरिकल जरूर होना पड़ेगा, दोनों हो जाए चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो दोनों हैं, यहाँ पर भी दोनों स्फेरिकल है, देखो स्फेयर की तरह है ना, दोनों दोनों स्फेयर रहे या फिर कोई एक, एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस होना ही चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो कैसा होता है, देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ही स्फेरिकल हो, जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेन हो गया और दूसरा स्फेरिकल हो गया, ये ऐसा करके डी शेप का। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक स्फेरिकल, एक प्लेन है, दूसरा स्फेरिकल है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये भी लेंस कहलाएगा। डेफिनेशन यही है कि जो अपना बॉडी है, जो अपना मटेरियल है, वो जिन दो सरफेस से बाउंड्री है उसमें से एटलीस्ट एक सरफेस अपना स्फेरिकल होना चाहिए, तो उसको हम स्फेरिकल लेंस बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस आपको जो पढ़ना है वो दो ही टाइप का पढ़ना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ऐसी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो ऐसी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी पढ़ेंगे। डेफिनेशन भी लगभग सेम ही है, देख लो इसमें कि यहाँ पे देख के डेफिनेशन बताओ क्या होगा। कॉन्वेक्स यानी कि जिसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो आउटर सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड होना चाहिए, है ना। जो इसका लेंस का जो दोनों सरफेस है, इट शुड बी कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। देखो ऐसा कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड है, या बोल सकते हैं कि बीच में कैसा है, बीच में थिक है, और कॉर्नर पे थिन है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ये भी डेफिनेशन होती है ना कि थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द कॉर्नर, और ये क्या है, थिनर एट द मिडिल, थिकर एट द कॉर्नर, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कैसा भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। इजी कौन सा है, इजी ये है कि कर्ड आउटवर्ड होता तो कॉन्वेक्स है, और कर्ड इनवर्ड है तो कॉनकेव है। इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, आगे समझ में आएगा, क्योंकि इस पर जब रेज जाती हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें जब रेज जाती हैं तो वो फैल जाती हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, इसको आपको ऐसे समझना है कि एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, वहाँ से कट के हमने अपना मिरर रेफिल लेंस को बनाया हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो बड़ा सा स्फीयर है जहाँ से हमने मिरर को कट करके निकाला है, फिर लेंस को कट करके निकाला है, उसका जो सेंटर होगा, उस बड़े वाले स्फीयर का जो सेंटर है, वही हमारे मिरर या फिर लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, जहाँ से कट करके निकाला है, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर है, ऑफ विच आवर मिरर और लेंस सरफेस इज अ पार्ट, ठीक है। और पोल ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि मिड पॉइंट होता है, जो अपना स्फेरिकल मिरर या फिर स्फेरिकल लेंस है, उसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ है, तो ये पोल हो गया इसका, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट यहाँ है, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर, मिरर के केस में पोल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पोल हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो सरफेस का डिस्टेंस है, दैट इज आपका
रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको ऐसे समझो कि आपको पता है, मान लेते हैं कि ये है अपना मिरर और यहाँ है इसका सेंटर, ठीक है। तो भाई रेडियस क्या होगा, रेडियस ही तो होता है, ये सब रेडियस ही तो है ना। ऐसा सब सर्कल कंप्लीट करो तो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस इज द रेडियस। सही है कि नहीं, सर्कल ही होता है ना, एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो रेडियस क्या होगा, सेंटर से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक का डिस्टेंस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा करना है, 2 पॉइंट बता देना है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होता है पोल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन है बच्चों। अगला आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, मान लेते हैं कि ये अपना मिरर है या लेंस है और यहाँ पे है अपना जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अपना पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इन सबसे पास हो रही हो, ठीक है, पोल ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे बीच बीच में भी फोकस भी आएगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो वहाँ से पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या होता है, जो मिरर और लेंस है उसका साइज को ही एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अपना मिरर है तो इसका साइज ये जो है साइज, या लेंस है तो इसका जो लेंस का साइज है ये, इसी को एपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अगला आता है प्रिंसिपल फोकस। ये ध्यान से देखना है कि जब भी पैरेलल रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करती है वही पॉइंट अपना क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। मान लेते हैं लेंस से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहले रे आ रही है, अब रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे जाके मीट हो रही है या फिर अपीयर्स टू मीट होगा, मतलब एक्चुअली ना मीट हो, ऐसा लगे में मीट हो रहा है, तो वही पॉइंट क्या हो कहलाता है, फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करे उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। पैरेलल रेज जहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट पे कट करती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। लिखा हुआ है कि इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। डन है। अगला आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, वही मतलब प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल का डिस्टेंस, ठीक है ना। सारी डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर फिर पोल से ही लेते हैं। आप देख रहे होगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी प्रिंसिपल और इसी को बोला है, और जो है फोकल लेंथ के लिए फिर यही बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अपना अगर ये मिरर है तो ये मान लेते हैं पोल है, तो पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ। अब आपको एक बात ध्यान रखनी बच्चों, ठीक है, कि अगर ये है अपना मिरर और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है अपना पोल, तो इसके बीच में आता है हमेशा, ठीक है। जो पैरेलल रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बिल्कुल बीच में कट करती थी, यानी कि अपना जो फोकस होगा हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है ना। पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ कट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को वही होता है अपना क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो वो जनरली हमेशा पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है यहाँ पर। तो मुझे बताओ कि अगर ये आर है तो ये r/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार, सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस r हो गया, तो ये r/2 हो जाएगा। यानी कि जो फोकस होता है वो क्या होता है अपना r/2 होता है, फोकस जो होता है वो क्या होता है r/2। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2f। तो आपको ये ध्यान रखना है कि r इज इक्वल्स टू 2f। डन है। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत क्विकली कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको रिवीजन पर्पज के लिए देख रहे हो, दिस इज नॉट द फर्स्ट विजन, ठीक है। अब अगला आता है इमेज फॉर्मेशन। ये आपने पढ़ा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर बनता है, फिर कहाँ कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनता है, उसका रे डायग्राम। तो इसका रूल क्या है रे डायग्राम बनाने का, रे डायग्राम बनाने का रूल ये है, ये मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है कि रे कैसे जाएगी तो कैसे इंटरसेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ हमें मिलेगी। तो उसका रूल ये है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी, और अगर वो फोकस से आ रही है तो पैरेलल पास हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। यानी कि अगर P है तो F हो जाएगा, और अगर F है तो P हो जाएगा, और C है तो C रहेगा। ऐसे याद कर सकते हो कि पास है तो फेल है, फेल है तो पास है, और C से C ही रहेगा। मतलब अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो पैरेलल पास हो जाएगी। यहाँ पे देखो फिगर से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें देखो रे कैसी आ रही थी, पैरेलल आ रही है, इस वाले फिगर में पैरेलल आ रही तो कैसे पास हो रही है, फोकस से। देखो ये फोकस पे जाके मिल रही है, और इस वाले में देखो फोकस से जा रही है तो किधर से पास हो गई, पैरेलल पास हो गई, करेक्ट है।
ठीक है बच्चों, इसका जो आपको नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और ये मैंने पूरा नोट्स वहाँ पर दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर दो। आप ये सोचना कि मैं वीडियो से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट्स के पर्पज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये तो अपना हो गया नियम कि अपने को रेज बनानी कैसी है। अब अलग 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 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज आएगी, उसका नेचर आएगा, वो देख लेके। तो इसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। मतलब कि ये ऐसा है, आप ऐसा समझो कि जस्ट अ सेकेंड ना, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमेशा रेज पैरेलल आएंगी वहाँ से। ठीक है, और पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पर। ठीक है, मैंने यही बता रखा है आपको। अब देखो जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हमेशा इमेज का सर होता है और इमेज का पैर हमेशा फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ये बात ध्यान रखना है। कौन सी बात, कि जहाँ पर रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट विल बी द हेड ऑफ इमेज। ठीक है, और फुट ऑफ इमेज कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखो कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हो रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे सर रहेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, यानी कि सर प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और पैर हमेशा उसका प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा ही रहेगा, यानी कि सर और पैर दोनों कहाँ पे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हैं। तो हम साइज़ क्या बोलेंगे भाई, जिसका सर और पैर एक ही पॉइंट पे हो गया उसका साइज़ क्या होगा, बहुत ही एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो साइज़ कैसा हो गया, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, रियल है, सच में रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। इसका यहाँ पे छोड़ दो, कोई लॉजिक मत लगाओ इन्वर्टेड क्यों हो रहा है, बस है इतना समझ लो। ठीक है, आगे भी समझ में आ जाएगा आपको। और पोजीशन क्या है इमेज का, एट फोकस। ठीक है, दूसरा है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे और बना बना के देखेंगे। तो जब सी के पीछे रखते हैं तो एक पैरेलल ले निकाला, फोकस से पास हो गई, दूसरा फोकस से निकाला, पैरेलल पास हो गई, तो यहाँ का इंटरसेक्शन हो रहा है अपना। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका इमेज का सर हो गया और पैर यहाँ हो गया, तो ये अपना हो गया इमेज, जो कि उल्टा बन रहा है। देखो पहले सर ऊपर था अब सर नीचे आ रहा है, तो इन्वर्टेड है। ठीक है, और रियल है, सच में इंटरसेक्शन हो रहा है, और साइज़ छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ रहती है। जब स्केल से बनाओगे तो समझ में आएगा, तो ऑब्जेक्ट से छोटी है साइज़। ठीक है, तो डिमिनिश्ड है, और पोजीशन क्या है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो अब ऐसे करके बच्चों क्या है कि बहुत सारे पोजीशन है और उसके लिए अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। सेम इसी तरीके से आपका लेंस में भी है, सेम इसी तरीके से आपका लेंस में भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है बच्चों के लिए पढ़ने, कि भाई एक एक करके देखते जाओ और अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज देखते जाओ। तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक निकाली है। ठीक है, ये है शॉर्टकट ट्रिक, कि आपको क्या करना है, आपको ये पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगी, उसकी साइज़ कैसी रहेगी। मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, ये आप जब पूरा वीडियो देखोगे, मतलब ये वाला जब मैं समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बीच में अपना एक रखना है मिरर या फिर लेंस, कुछ भी है मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका मिरर या फिर लेंस कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद अपना फोकस मान लेते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इनफाइनाइट है, और या तो इधर होगा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। भाई लेंस रहता है तो लेंस में दोनों साइड आता है। ठीक है, लेंस में दोनों साइड आता है, और मिरर में किसी एक साइड होता है, तो इधर रहेगा तो इधर रहेगा। तो मैंने दोनों तरफ बना दिया है। आपको ऐसे बनाना है, बिल्कुल यही डायग्राम बनाना है। अब ये डायग्राम ये मैं कैसे बना रहा हूँ इसको एक बार समझ लो। आपको एग्जाम में क्या करना है, अपने रफ वाले पेज पर, लास्ट पेज पर ऐसा बना लेना है, फिर यहाँ से वो आपको सब बता देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ होगा और उसका साइज़ कैसा होगा। ठीक है, तो आपको क्विकली एक बार इसको बनाना सीख लो। तो बीच में आपको क्या करना है, मिरर या फिर लेंस को बना देना है ऐसा करके। ठीक है, रफली, और ये पॉइंट्स दिखा देना है, इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और इधर भी दिखा देना फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट दूर रहेगा ना, और बाकी सब पास पास में रहेंगे, ऐसे करके ये बना दो। अब देखो ध्यान से, इधर का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट, और इधर का सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोकस। दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक, सबसे पहले पॉइंट को कनेक्ट कर दो, फिर दूसरे और दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दो, फिर ठीक है, फिर तीसरे और तीसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दो। कर दिया। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट कर दिया आपको कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर। डन है, देखो ट्रिक देखो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, मैं 3 पॉइंट अपने कनेक्ट कर दिए, इनफाइनाइट को सबसे पहला पॉइंट इधर का और सबसे पहला पॉइंट इधर का, दूसरा यहाँ का, दूसरा यहाँ का, तीसरा यहाँ का, तीसरा यहाँ का, कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। फोकस पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। ठीक है, अब बीच बीच के पॉइंट का कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट के बीच में से अगर कोई भी पोजीशन लेते हो तो इमेज कहाँ बनेगा, पहला और दूसरा पॉइंट के बीच में कहीं पर। ठीक है, यहाँ का पहला और दूसरा पॉइंट ये है और यहाँ का पहला और दूसरा पॉइंट ये है, तो इसके बीच में यहाँ लिया तो इसके बीच में यहाँ लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा और तीसरा पॉइंट के बीच में कुछ ले लो तो इधर से भी दूसरा और तीसरा पॉइंट के बीच में कुछ ले लो। ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट कर दो। अब देखो ये आपका क्या आंसर देंगे कि अगर अपना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी रहेगा तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ रहेगा। डन है। और दूसरा आंसर क्या दे रहा है कि अगर अपना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा, बिहाइंड सी रहेगा। ठीक है, बस इतने ऑप्शंस होते ही हैं और कहीं रखने का कोई ऑप्शन नहीं। तो और एक होता है कि भाई फोकस से पहले यहाँ कहीं रख दो तो उसमें इमेज कहीं भी बन जाती है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी पोजीशन हो गई, चाहे वो लेंस हो चाहे वो आपका मिरर हो, सारा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज हमेशा फोकस पर ही बनेगा। चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, चाहे जो मिरर हो चाहे जो लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज सी पर ही बनेगी। ठीक है ना, तो ये आपको सारा आंसर दे दे रहा है। तो आपको क्या करना है, एक दो बार पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना रफ में, जल्दी जल्दी बनाने का, फिर एग्जाम हॉल में जाके सीधा ही बनाना और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट मिलता जाएगा। यहाँ से पोजीशन पता चल गया। अब भैया अब आपने पोजीशन तो बता दिया, साइज कैसे बताओगे, हमें साइज भी तो बतानी होती है वहाँ पर कि साइज कैसे रहेगी। तो एक बात समझो, साइज कैसे रहेगी, जितना दूर आप इमेज से हो आपकी साइज उतनी छोटी है, सिंपल। और जैसे से आप जितना दूर आप मिरर से हो या लेंस से हो आपकी साइज उतनी छोटी रहेगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी साइज बढ़ती जाएगी। इतना तो सभी को समझ में आता है कि आप किसी के पास जाओगे तो बड़े दिखने लगोगे ना। आपके पापा अगर आपको बहुत दूर से दिख रहे तो आप छोटे दिखोगे, आप पास आने लगो तो आप उनको बड़े दिखोगे। एक बिल्डिंग को आप दूर से देखते हो तो आप छोटी दिखती है ना। तो इसी तरीके से आपको इसको भी याद करना है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, सबसे दूर है, तो ऑब्जेक्ट सबसे छोटी रहेगी। सबसे छोटी ऑब्जेक्ट कितनी हो सकती है, पॉइंट साइज की। तो यानी कि अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। और कैसी बनेगी, सबसे छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की। ठीक है, अब थोड़ा सा और पास आ जाओ, यहाँ जाओगे तो अगर यहाँ पर आ जाओगे तो इमेज कैसी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी पॉइंट से। जो पॉइंट साइज है उसे थोड़ा सा, यानी कि डिमिनिश्ड कहलाएंगे, अब एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड नहीं, अब लिख देंगे डिमिनिश्ड साइज। ठीक है, अब थोड़ा सा और नज़दीक आ जाओ, सी पर आ जाओ तो इमेज की साइज़ कैसे हो जाएगी, अब और बड़ी हो जाएगी, वो आपके बराबर हो जाएगी अब। ठीक है, सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, सी पे सब कुछ बराबर होता है, सी पर रहता है तो सी पर ही बनता है, और इमेज की साइज़ भी उतनी रहती है। अब थोड़ा और नज़दीक आ जाओ तो भाई अभी तक तो आपके बराबर थी, और नज़दीक जाओगे तब आप और क्या बढ़ के क्या हो जाएगा, आपसे भी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और थोड़ा नज़दीक चले जाओ तो आप भाई आपसे बड़ी हुई थी, और नज़दीक जाओगे तो क्या आपसे बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा, कह सकते हैं इनफाइनाइट पर वो बनता है और हाईली इनलार्ज्ड रहता है। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। क्या सभी को क्लियर हो गया, अपने को पोजीशन देखना था और साइज देखना था, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी रियल और इन्वर्टेड वाला जो वो फंडा है उसको आप लोग एक बार ऐसे रफली देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, पीछे जो मैंने बताया था उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, जब भी अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज ऐसे से निकल रही हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में रहेगा तो नेगेटिव। ठीक है, दूसरा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपना, सॉरी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड नेगेटिव होगी। कॉमन सेंस है भाई, उल्टा है तो नेगेटिव ले लेना, ठीक है ना। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लेना, उसके अपोजिट नेगेटिव ले लेना। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट में, तो इंसिडेंट रे से जा रही है तो इस तरफ जो भी हम डिस्टेंस लेंगे सारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस तरफ जो लेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यार डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक पॉइंट भी तो होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। मैं बोलता हूँ कि बताओ रामू तुम्हारी डिस्टेंस क्या है, तो रामू बोलेगा ना कि भैया कहाँ से पूछ रहे हो, मेरी डिस्टेंस कहाँ से दूरी पोता हूँ मैं, तो एक पॉइंट होना चाहिए। तो हमेशा वो पॉइंट हमारा पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे पोल दिख रहा है तो पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंस मेजर करनी है, और कहीं से डिस्टेंस नहीं बतानी है। मैं बोलूँ भाई इमेज का डिस्टेंस बताओ तो पोल से नाप लेना, मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ तो पोल से नाप लेना, मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बताओ
तो पोल से नाप लेना, फोकस का बोलूँ तो पोल से नाप लेना। अब चलो मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं हमारी इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव? नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि रेज इधर जा रही है देखो, और अपना डिस्टेंस इधर नापा जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा पोल से नापना है तो पोल पे खड़े हो और नापना शुरू करो, इधर नाप रहे हो ऐसे करके, तो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर इधर होता तो क्या आता? पॉजिटिव आता। भाई पोल से इस तरफ नापोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि इधर लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो नेगेटिव, राइट साइड ले रहे हैं तो पॉजिटिव। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए भी देख लेना, हाइट का तो मैंने बता ही दिया कि ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मिरर और लेंस फॉर्मूला आता है, बहुत आसान है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि बस साइन का चेंज है। अब ये v और u और f क्या है? f तो आपको पता है फोकल लेंथ है ना? फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज फोकल लेंथ, इट इज इक्वल टू r/2, ठीक है। और v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है ना? यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि डिस्टेंस का साइन वाइन देखना होता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो बेसिकली v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस ही v होता है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किधर बन रहा है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट अपना लेफ्ट में है तो लेफ्ट में इमेज भी बन रही है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट में बन रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा करके, जैसे मैंने पीछे साइन कन्वेंशन बताया। और ऐसे u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगला आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? आपने अपने कैमरे में देखा होगा, मोबाइल के कैमरे में, कि हम साइज़ इमेज का साइज़ बढ़ाते हैं 1x 1.25 1.5x 2x 3x ऐसे करके बढ़ता जाता है ना, मैग्नीफाई होता है। यानी कि क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइज़ इमेज का साइज़ बढ़ता जाता है। मान लेते हैं सामने आपके भैया खड़े 6 फीट के हैं और आपने 2x कर दिया तो 12 फीट के दिख जाएंगे वो, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। अगर कोई मान लेते हैं कि 18 फीट का बंदा, सॉरी कोई 6 फीट का बंदा है, आप उसको 18 फीट का कर दे रहे हो, तो कितना मैग्नीफाई हुआ? 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, सही है कि नहीं? 3x मैग्नीफाई हो गया। कैसे मिला? हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया ना, 18/6 करोगे तभी तो 3 आएगा। तो वही होता है आपका मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो, ठीक है ना, दोनों के लिए सेम होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक फॉर्मूला है दोनों के लिए ही, मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u, और यहाँ पे है v/u, ठीक है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सब 12th में आएगा आगे, ठीक है। ये सारे प्रूफ 12th में आएंगे, फिर से आएंगे सब कुछ, आप जो पढ़ रहे हो ना अभी फिर से आने वाला है, और बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होके आएगा। तो ये बस आपका एक ओवरव्यू है सारे टॉपिक्स का, समझो 12th में फिर से आएगा ये सब। तो इट इज़ -v/u, इट इज़ v/u, ठीक है बच्चों। सो लास्ट आता है पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या है? देखो लेंस का काम क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। देखे थे वहाँ पे मैंने 2 लेंस बताया था, एक बोला था कन्वर्जिंग लेंस है जो कि रेस को कन्वर्स कर दे रहा है, मिला दे रहा है, और एक डाइवर्जिंग लेंस है जो कि रेस को फैला दे रहा है। तो यानी कि लेंस का काम क्या है? या तो कन्वर्स करना या तो डाइवर्स करना, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कन्वर्स कर रहा है, फिर कितना ज़्यादा डाइवर्स कर रहा है, वो कौन बताएगा? पावर बताएगा। भाई तुम बहुत ज़्यादा कन्वर्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर रहे हो, तो तुम्हारी पावर बहुत हाई है, और बहुत कम कर रहे हो तो पावर तुम्हारी लो है ना। यानी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ही क्या होता है? पावर होता है, ठीक। ये मिलता कैसे है? इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। उस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसी का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है ना, 1/f कर दो, दैट विल बी योर पावर। अब देखो फोकल लेंथ कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव। कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ये हो गया इसका f, ये हो गया c, और इधर भी एक हो गया f, इधर भी हो गया एक c। तो अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, और हम देखते हैं कि भाई कहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है ये तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पर कट करती है, तो ये क्या हो जाता है? इसका फोकस। अब ऑब्जेक्ट इधर है तभी इधर से रेज आई हैं, अब रेज इधर से आ रही है अगर मान लेते हैं, तो अपना फोकस इस तरफ रह रहा है और ये अपना है ऑप्टिकल सेंटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फोकस का? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेज की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव। सही है कि नहीं? फोकस पॉइंट जो है राइट साइड पे है, रेज ऑफ इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और ऐसी कॉन्केव का निकालोगे तो वो अपोजिट आएगा, वो इस तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे रेज ऐसे आएंगी तो ऐसे फैल जाएंगी, और मिलाओगी तो इधर मिलेंगी, तो उसका नेगेटिव आता है।
तो हमें एक बात याद रखना है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, और कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव। तो भाई फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। तो इसीलिए कॉन्वेक्स का क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव हो गया, और कॉनकेव का फोकल लेंथ क्योंकि नेगेटिव होता है तो पावर भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब भाई पावर यहाँ से 1/f करके जो निकालेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, तो पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, ध्यान रखना है कि फोकस को हमेशा मीटर में रखना है, तभी पावर डायोप्टर में आएगी, अदरवाइज वो डायोप्टर में नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हमेशा अपने एग्जाम में अपने को पहले फोकस को मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तभी पावर अपना डायोप्टर में आएगा। और जब फोकस 1 हो जाएगा तो पावर भी 1 हो जाएगा, सही कि नहीं। तो जब फोकस 1 मीटर हो जाएगा तो पावर 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे जब f को आप 1 कर दो तो ये 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि पावर भी 1 हो जाएगी। तो अगर फोकस 1/1 मीटर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर, यानी कि 1 डायोप्टर क्या है, 1 डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिस लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है ना। द पावर विल बी सेट टू बी 1 डायोप्टर फॉर दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ अपना चैप्टर क्लोज हो जाता है। आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको बाकी चैप्टर्स का भी इस तरीके से शॉर्ट नोट्स या फिर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको ये जो नोट्स है यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच किया है, आपको लिंक सिंपली ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद जो भी डिटेल रहता है वो डाल के अपना आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो क्विकली। ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि यूज़फुल नहीं है उसको मैंने हटा भी दिया वहाँ से, तो दैट इज़ बेस्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे जो आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ का भी कंटेंट मैं इस वीडियो में डालते रहूँगा। एंड बाय द वे, माई सेल्फ उत्तम सिंह, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था क्योंकि कल आपका एग्जाम है और मेरे इंट्रोडक्शन देने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे।